आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाज़ेब जिलानी। आज जुमा है, आपकी बारी है, आप गुफ्तगू करेंगे और हम सब्र के साथ सुनेंगे। अभी स्क्रीन पे नंबर भी चलने वाले हैं, मैं भी बता देता हूं। 021-233-092729 और 30। पहले कॉलर हैं मीरपुर ख़ास से नासिर इकबाल साहब। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बिल्कुल सर, मैं मोहम्मद नासिर इकबाल मीरपुर खास सिंध से बात कर रहा हूँ सर। वसत साहब हैं। जी बताएं सर। मीरपुर खास डिवीज़न जिसकी आबादी जो है 45 लाख से ज़ायद है, मगर सर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मीरपुर खास डिवीज़न में एक भी खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी नहीं है, ना ही यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है सर, और ना ही यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है सर। जबकि इसके बरक्स सिंध के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जैसे गम्बट, खैरपुर, नौशेरो, फेरोज, नवाबशाह, यहाँ पर कई यूनिवर्सिटीज मौजूद है सर। मगर अफसोस के साथ वजह क्या है आपके ख्याल में? सर इसकी वजह यह है कि मैं खुद सर वीवॉन यूनिवर्सिटी मीरपुर खास तहसील के जो गुज़श्ता 8 सालों से मीरपुर खास में आला यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए काम कर रही है। मैं बज़ात खुद सर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से पर्सनली 2 दफ़ा उनसे मुलाकात कर चुका हूँ। सूबाई वज़ीर सेहत। आप ये नहीं बता पा रहे कि वजह क्या है, क्यों मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी नहीं है? सर मीरपुर खास में इसकी वजह तो सर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, आप जो सिंध के जो हैं, आप लोकल आदमी हैं, आपके ख्याल में क्यों ऐसा है? सर इसकी वजह तासुब है सर मेरे ख्याल से। सर जो सबसे बड़ी वजह है कि मीरपुर खास को निगलेक्ट किया जा रहा है, इसकी वजह यही है कि यहाँ पर मीरपुर खास को तासुब की नज़र किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बसर इक़्तिदार जमात हैं 2। MK पाकिस्तान भी यहाँ पर रही है इस गुज़श्ता कई अरसे से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर तासुब कौन किसके साथ कर रहा है? सर यहाँ के हुक्मरान सर। नहीं देखिए, सीधी बात करें, गोलमोल बात ना करें। तासुब आप चूंकि लोकल हैं इसलिए मैं आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे बसर इक़्तिदार जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, माजी में MKM ने भी किया। और सबसे बड़ी बात है कि 22 फरवरी 2020 को जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद सिद्दीकी साहब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की अलग बर्दारी की तकरीब पर आए, तो उन्होंने भी बाकायदा ताज्जुब का इजहार किया था कि थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बहरहाल एक सीरियस मसला है। अब मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक दुरुस्त है कि पूरे डिवीज़न में यूनिवर्सिटी कह रहे हैं। मतलब वैसे तो मीरपुर खास बड़ा ज़रखेज़ और अमीर इलाका है, हाँ, फसलों के लिहाज से, लेकिन हमारे ये भी होता है ना कि चीफ़ मिनिस्टर अगर वहाँ का नहीं है तो वो जैसे जहाँ के होते हैं चीफ़ मिनिस्टर अपने, जैसे इन्होंने गम्बट की बात की, खैरपुर की बात की, वहाँ पे वाकई मेडिकल कॉलेज भी हो गया, इंजीनियरिंग भी हो गया, तो ये शायद इसमें ये भी बात हो कि किसका जोर ज़्यादा चलता है। ख़ास डिवीज़न में उमरकोट भी आता है, थर का इलाका भी तो आता है ना, और वहाँ से है सरदार शाह जो वज़ीर तालीम भी है, ठीक है, और वज़ीर सक़ाफ़त भी है। तो मुझे ये नासिर इकबाल की बात, अच्छा, या तो ये सब, हालांकि मैंने इनसे पूछा कि आपके ख्याल में क्या वजह है, तो उन्होंने एक जर्नल सी गुफ्तगू की। कोई स्पेसिफिक वजह होनी चाहिए ना, इसलिए कि मीरपुर ख़ास बहरहाल एक रिच इलाका है, बिल्कुल है ना, आमों की वजह से मशहूर है, वो ज़राई ज़मीन वगैरह के हिसाब से एक बहरहाल रिच इलाका है। वहाँ लोग खानदगी चाहते हैं, सब है, तो कोई ख़ास वजह होनी चाहिए ना इसके। तो वो नहीं देखना बता पड़ेगा, पा रहे। अनवार जैदी साहब हैं कराची से। जी मैं अनवार। हेलो जी अनवार जैदी बात कर रहा हूँ। आप दोनों साहिबान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शाहजेब जिलानी से तो मैं फर्स्ट टाइम मुखातिब हूँ। जी कहना ये था कि हमारा जो बैंक का, नेशनल बैंक का केस कोई चल नहीं रहा, ना बैंक ने स्टे दिया है। हमारी रिव्यू पिटीशन जो है उसको 5 साल से ऊपर ही हो गए, लेकिन इतने अरसे में लोग परसू करते हैं लेकिन कुछ इसका नतीजा नहीं निकल रहा। जी अनवार साहब, आपका जो मसला है वो जाहिर है जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से बहुत अफसोस की बात है, ये पेंशन ये मसला लटका हुआ है। पेंशन्स का नेशनल बैंक हुआ और ये PTCL के मुलाजमीन हुए और दीगर मुलाजमीन
सब रो रहे हैं। बास की सुप्रीम कोर्ट में अपीलें हो चुकी हैं और बस ये कि हियरिंग का फासला है, तो ज़ाहिर है बूढ़े लोग हैं, उनमें से कई जो हैं ख़त्म हो जाते हैं पेंशन की आस लगाते लगाते। अभी कुछ ये हुआ है कि हुकूमत ने पेंशनें कुछ थोड़ी बहुत बढ़ाई हैं, तो जिन्हें मिल रही हैं उनकी अशुई हुई है, लेकिन बाकियों को नहीं मिल रही। अच्छा, ये बात भी समझ में नहीं आती कि कुछ को क्यों मिल रही हैं और बाकियों को क्यों नहीं मिल रही हैं। हो सकता है दस्तावेज़ात का मसला हो या हो सकता है कुछ और करप्शन का मसला हो, लेकिन बहरहाल कुछ इदारों में इज्तिमाई तौर पे ही कोई मसला है कि EOBI के वो काट लेते हैं फंडिंग्स और फिर बाद में जो है वो पे नहीं। लेकिन कोर्ट में फंसा हुआ है ना मामला, जो लास्ट टाइम भी कॉल आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में 2-3 इदारों का तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सियासी मुकदमात में फंसी हुई है, तो चल रहा है मामला। कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। खजाना मुल्क का खाली पड़ा है, इसे डॉलर की हुंडी खा गई है, और शऊर व फिक्र की फसलें हैं मुर्दा, इन्हें अमरीकी सुंडी खा गई है। वाह। 3 मसाइल की तरफ जो है वो निशानदही करनी थी। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोने के भाव हैं वो 13,000 रुपये तोला पे ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर जो रेट है वो गवर्नमेंट की कंट्रोल से बाहर है। इंटर बैंक का जो रेट बनता है उसके हिसाब से सोने का फ़ी तोला कीमत बनती है 1,46,000 रुपये पर तोला, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त 1,59,000 रुपये फ़ी तोला के हिसाब से सोना चल रहा है। और दूसरा मसला ये है कि नवाबशाह के अंदर जब से सैलाब आया उसके बाद से जो है वो सड़कें तबाह हो गई हैं बिल्कुल, और धूल मट्टी है, बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, एलर्जी के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। और तीसरा मसला ये है कि जो नेशनल हाईवे है उसका काम भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जगह जगह से उधेड़ रखा है और जो है उस पर पत्थर पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। चौथा मसला है हमारे पास बिजली का। बिजली की जो लोड शेडिंग है वो 12 घंटे लोड शेडिंग है, और सुबह 8 बजे लाइट बंद करते हैं, शाम को 4 बजे खोलते हैं, और फिर इनको शर्म नहीं आती है, यकीन करें कि रात को 10 बजे दोबारा बंद कर देते हैं ये। तो ये टोटल 3-4 घंटों के लिए नवाबशाह को लाइट दे रहे हैं। ये आसिफ अली जरदारी साहब का हल्का है नवाबशाह, और मैं शहर में रहता हूँ। वो तो शहर के ये हालात हैं, तो गाँव गोठों के क्या हालात होंगे यकीन करें। वहाँ तो ट्रांसफार्मर भी उड़ा के ले गए हैं ये लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शुक्रिया। देखिए ये लोगों के हम जब भी करते हैं जुमे को ये शो, तो मसले यही आते हैं, और फिर बाकी पूरा हफ्ता हम लगे रहते हैं कि तैनाती हुई या नहीं हुई या क्या हुआ। ये इस्लामाबाद की जो हाई पॉलिटिक्स है, जो लिटरली कोई 10-12 अफराद के बीच में घूम रही है, उससे हमारी मेजॉरिटी कितनी डिस्कनेक्टेड है। मतलब जिसके यहाँ समझे, जैसे इन्होंने कहा सड़कें टूटी हुई हैं, लाइट नहीं आ रही, सैलाब है, ये है, समझ नहीं आती कि ये अब उम्मीद ही की जा सकती है कि अब ये मसला अगर हल हो गया इस्लामाबाद वाला, तो कुछ ये अवाम के मसाइल पे भी नजर करम करें ये। हाँ, कर लें उम्मीद आप। इस्लामाबाद से कौन है भाई? जी डॉक्टर उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद से डॉक्टर उमर बोल रहा हूँ जी। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो है पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर डिलेड इलेक्शंस होंगे तो पॉपुलैरिटी तो सिटिंग गवर्नमेंट की कम ही होती जाएगी, और डिलेड इलेक्शन में तो ज़्यादा फायदा है PTI को। तो ये अर्ली इलेक्शन के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों कॉज किया, जिससे इकोनॉमी भी ख़राब हो रही है और सारा जो है मसला ख़राब हुआ है। और मुझे आपकी ओपिनियन चाहिए थी इस बात। हाँ, डिलेड इलेक्शन में होता ये है कि अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे ज़ाहिर है यही यकीन तो नहीं होता कि अगली बारी मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो जितना मैं खींच सकूँ मैं खींचने की कोशिश करता हूँ। यही हाल ज़ाहिर है वज़रा का भी है, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, मौजूदा हो, साबिक़ा हो, उनसे पिछले हों। तो हमारी ज़हनियत ये है कि एक दफ़ा बस सीट मिल गई तो जब तक उसका जूस ना निकल जाए दिल नहीं चाहता, या तो कोई उठा के बाहर फेंक दे, या कोई हादसा हो जाए, या फिर हालात ऐसे हो जाएं तो आदमी अपनी खुशी से कहाँ जाता है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन हो भी जाएं तो क्या होगा, जो भी नई हुकूमत आएगी वो ये कहेगी कि पिछली हुकूमत तबाह कर गई। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, आप भी ये सुनते आ रहे होंगे
फिर ये कि असर नौ नया पाकिस्तान, मज़ीद नया पाकिस्तान, उससे भी नया पाकिस्तान तामीर करेंगे हम, और ये करेंगे वो करेंगे। और फिर जब वो जाएंगे तो वो कहेंगे हमें टाइम ही नहीं मिला, हमारे तो हाथ बंधे हुए थे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो ये टीप का बंद जो है वो हर पार्टी गाती है। हिज़्ब इख्तिलाफ़ में उनका गाना कुछ और होता है, जब हिज़्ब इख्तिलाफ़ इक़्तिदार में आते हैं तो उनके वो किसी और तरह का गीत गाते हैं। मैंने तो यही देखा। हाँ, और डॉक्टर साहब के मेरे ख्याल है कि सवाल में ही एक जवाब है कि इलेक्शन 3 माह बाद हों या 9 माह बाद, क्या वो पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल है? देखें ना, इस वक्त ये जो गवर्नमेंट ग्रैपल कर रही है, ये इनका कहना ये है कि हमें 1 साल का हमें टाइम चाहिए ताकि हम मामला को टैकल कर सकें। सलूशन इनके पास कोई नज़र नहीं आता। जब से डार साहब भी आए हैं, उन्होंने जो बातें की हैं वो उनके बस से बाहर हैं। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर गुज़रते दिन के साथ इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट से जो नाला होंगे लोग, अभी बोझ बढ़ेगा बिजली का, महंगाई का, तो वो उनकी तरफ रुजू करेंगे। अच्छा, ये वही है, ये म्यूजिकल चेयर है ना। जब इमरान खान थे तो अपोजिशन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, अब अपोजिशन इख्तिदार में है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। इमरान खान ये कह के आए थे कि इकॉनमी दुरुस्त करेंगे, वो इसलिए निकाले गए कि उनको ज़माने में इकॉनमी ख़राब हो गई। ये कह के आए कि इमरान खान ने जो नुकसान कर दिया है हम भरपाई करेंगे। अब इमरान खान दोबारा कह रहे हैं कि इलेक्शन हो तो जो हुकूमत आए, मतलब ये कि मैं खुद आऊँ तो मैं दोबारा इकॉनमी। लेकिन मसले का कोई हल उनके पास भी नहीं है। उन्होंने भी जो 3.5 साल गुजारे वो हम भूल चुके हैं कि उसमें क्या क्या वादे किए, तबाहियाँ हुई। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें, हमारी आवाम को ये सोच समझ के फ़ैसला करना होगा कि इलेक्शन जब भी होते हैं सलूशन कौन दे रहा है आपको। देखो, आवाम कैसे सोच समझ के फ़ैसला कर सकते हैं। मैं आपके सामने ये रख देता हूँ, मुझे चाहिए कॉफ़ी, आप कहते हैं कि ये पेप्सी है और ये कोक है, भाई इसमें से एक इंतखाब कर लो। तो मेरे पास चॉइस क्या रह जाती है? मैं अगर पेप्सी लूँ तब भी वही बात है, कोक लूँ तब भी वही बात है। लेसर ऑफ टू इवल्स की तरफ जाए। लेसर ऑफ टू इवल जो है वो बार बार आ रही हैं जा रही हैं ना, कितनी बार जाएं। तो ये बेहतरीन सिलसिले चल रहे हैं। वैसे कराची से कौन है? मोहम्मद अशरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये बशर से निगाह जनाब वसुतुल्लाह साहब और शाज़ेब गिलानी साहब जी, आपको और आपकी पूरी टीम को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये सियासतदान समझते हैं कि जी हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आए। पाकिस्तान के अंदर किसी के फादर में ताकत नहीं है कि वो अपना आर्मी चीफ लगा ले, एक बात। दूसरी बात ये है कि एक साहब ने अपना आर्मी चीफ लगाने की जो कोशिश की थी, उन्होंने उसका खुमियाजा ये भुगता कि खुद साख्ता खिलावतनी गुजार दी और यहाँ से एग्रीमेंट करके चले गए। दूसरी बात ये है कि ये इमरान खान किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि फौज के नुमाइंदे बन के फौज को सियासत में रहने की दावत दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान से वो इतने मुखलिस हैं तो भाई साहब आप दूसरे सियासतदानों के साथ मिलके वन पॉइंट एजेंडे पे आप काम करें कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर किया जाए। अगर आप मुल्क से मुखलिस हैं, आप पाकिस्तान के ऐसे वाहिद लीडर हैं कि जो इस मुल्क को इस्टेब्लिशमेंट से छुटकारा दिलवा सकते हैं, मगर आप उन्हीं के इशारे पर ये तमाम काम आप कर रहे हैं, उन्हीं के इशारे पर जिनके खिलाफ आप बातें कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको दावत दे रहे हैं कि आप सियासत में रहें जी। और रहें जी, समझे ना। आप बाकायदगी से पाकिस्तान की फौज के कहने पर आप ये काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। शुक्रिया आपकी राय। तो अवामी राय है, सुन रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग ये समझते हैं कि ये फ़ौज के कहने पे चल रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं फ़ौज के कहने पे नहीं चल रहा, मैं पॉपुलैरिटी की वेव पर हूँ। तो अपनी अपनी राय है। तो अगली कॉल भी हमारे पास कराची से ही आ रही है। ज़रार हुसैन जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम जवार हुसैन है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ जी। मैंने बस आपको वसलत खान साहब को और आपको कहना है कि हमारे यहाँ जो अभी फिलहाल जो ताकत का सरचश्मा और मंबा है वो आपने देख लिया कि किन के पास है, और जिसकी वजह से अभी ये जो नए आर्मी चीफ आए हैं, हमारी बस उनसे ये गुजारिश है कि चीज़ों को जो है वो आप एक सिस्टम के अंदर लेकर आएँ, एक तरतीब से लेकर आएँ। क्योंकि देखें अदारे जो हैं वो आप किसी के पास KMC KDA में चले जाएं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाएं, कोर्ट्स में चले जाएं, अदालत में कहीं पे भी चले जाएं, लोग पैसे लेके काम करते हैं और लोग जो हैं बहुत परेशान हैं और वो लोग चाहते हैं कि हमारे काम हो। तो हमें प्लीज़, ये चीज़ें ऊपर से ख़राब हैं, अगर इसको ऊपर से आप ठीक कर दें तो अल्टीमेटली नीचे मीरपुर खास हो गया, नवाबशाह हो गया, KMC हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, बिजली हो गई, सब चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी। अभी अब 2 घंटे की फ्लाइट पे कतर देख लें, हमारे बराबर में है, गवादर के बराबर में कतर में देख लें क्या, देखें क्या क्या हो रहा है, आप ये बताएं। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ देखें क्या हो रहा है। हमारे यहाँ पे मिट्टी गर्द उड़ रही है, पानी नहीं है, लोग रुल रहे हैं, दवाइयों के लिए परेशान हैं। लेकिन आप ये देखें, ये सब कुछ खराबी ऊपर से है। लेकिन अगर लोग अपने अपने डोमेन में रहें, अपना काम करें, अदारे अपना काम करें, तो किसी को कोई जरूरत नहीं है एक दूसरे की मिन्नतें करने की, गिरिया उजारी करने की, इनके पीछे भागने की, दरखास्त इन MNA MPS को पूछने की, किसी को जद्दारी साहब का हल्का या फलाने का हल्का है। भाई सबका हल्का होगा, लेकिन आप हमें प्लीज, हमारे जो अदारे हैं वो काम करें, हम अदारों में जाएं, हमारे काम हो। अगर हमारे काम नहीं होते तो ये लोगों के पीछे दरखास्तें लेके भागे, मैं MNA के पीछे जा रहा हूँ, मैं MP, मेरा क्या काम है MNA MPA के पीछे जाने का? मैं नहीं जानता किसी MNA MPA को। आप प्लीज, मेरे अदारे मौजूद हैं, अदारे काम करें। ये जो हाफिज कुरान आर्मी चीफ आए हैं, इनको चाहिए लोगों को कहें अपने डोमेन में सिस्टमैटिक वे में काम करें, अदारे काम करें। ठीक है, ठीक है, ठीक। दुआ करें ऐसा ही हो, हर बंदा अपना काम करे। अगली कॉल भी फिर कराची से, जनाब मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है इनका? जी वालेकुम अस्सलाम। मलिक यासिर? जी मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी 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 मैं 1-2 बातें करना चाहूँगा कि जैसे और ना लाइटर नोट, दोनों में नवाज शरीफ और खान साहब कहते हैं कि मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक चीज़ बड़ी मुश्तरक है कि नवाज शरीफ क्रिकेट के खेल में अंपायर्स को अपने साथ मिलाना चाहते थे, ये इक़्तिदार के खेल में अपने साथ मिलाना चाहते हैं अंपायर्स को। ये मेरा ख्याल इनकी कॉमन एक चीज़ है। दूसरी बात ये है जो इरिटेट करती है, अभी बड़ी मीडिया पे भी हाइप रही ये तो तहाइफ के बारे में कि जो खान साहब ने वो घड़ियों के बारे में, मुझे ये समझ नहीं आती कि जी वो कहते हैं जी कि नवाज शरीफ और जरदारी 20% जमा करा के गिफ्ट ले गए और मैंने 50% करवाया। इनको तो उनसे कंपेयर ही नहीं करना चाहिए कि ये तो बड़ा बुरा मनाते थे कि मैं इस किस्म के बुरे काम नहीं करता, मैं तोहफे नहीं चुराता या इनको नहीं चुराने चाहिए, इनको ये काम नहीं करना चाहिए था। जैसे इनकी पर्सनैलिटी थी, ये तो नॉट फॉर सेल थे। और एक पॉइंट मेरा एक इस पे ये है कि मैं आपसे ये एक सवाल भी है कि जैसे कोई भी हमारा जो है वजीर आजम या सदर अगर कोई तोशा खाना से गिफ्ट लेते हैं वो 20% या 50% दे के, इसी तरह हम जो बाहर के मुल्क में हम तोहफे देते हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो गवर्नमेंट के टैक्स की तरफ से जो आवाम का टैक्स होता है उसमें से 100% हम लोग अदा करते हैं। ये उन तोहफों को 20% अदा कर लेते हैं, जबकि जब हमने तोहफे देने होते तो टैक्स से आवाम का पैसा जाता है। ये तो कंपैरिजन नहीं बनता। ये मतलब आवाम की पैसा लगे तो 100% है और इनका 20% या 50%, जैसे इनको लेने नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसका सही हल ये है कि जो इंडिया में भी डाला गया है कि जितने भी तोहफे हैं वो तोशा खाने में जमा कराए जाते हैं। 5,000 रुपये तक का तोहफ़ा तो आप अपने पास रख सकते हैं, उससे ऊपर का नहीं रख सकते। और फिर साल में एक दफ़ा नीलाम होता है और उससे जो रकम जमा होती है वो मुख्तलिफ़ फलाही प्रोजेक्ट्स में लगती है। मसला आसान है, नीयत अगर आसान हो जाए तो ये मसला भी ठीक हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब क्या करना है, वक्फ़ा ले लें? क्या करें, वक्फ़ा ले लें। प्रोग्राम में आपकी कॉल्स हम ले रहे हैं। अगली कॉल है हैदराबाद से, समिया सरवर साहिबा हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं समिया बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी 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 सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम लोग देखते हैं, आपके तबसरे बहुत अच्छे होते हैं। जब से उसतुल्लाह खान साहब BBC में थे तब से मैं सुनती आ रही हूँ इनको। अच्छा जी, ज़बरदस्त। बहुत सर, ये जब इलेक्शन की बात हो रही है, इमरान खान करने के इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, तो इलेक्शन मेरे ख्याल में अपने टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी कुछ टाइम देना चाहिए।
ताकि इकॉनमी को ठीक कर सके और बाकी मसाइल को देख सके। तो आप इस फेवर में नहीं है जो इमरान खान साहब का मुतालबा है कि मुझे इलेक्शन की तारीख चाहिए? इस गवर्नमेंट को टाइम थोड़ा मिलना चाहिए ताकि इकॉनमी बेहतर हो। इलेक्शन अपने टाइम पे होना चाहिए जब तक असेंबली की मुद्दत पूरी ना हो। क्या कर लेगी ये गवर्नमेंट आपके ख्याल में? टाइम मिलेगा तो क्या कर लेंगे आप? क्या तवक्कुआत हैं आपकी? टाइम मिलेगा तो काम करेंगे, जाहिर है वो लोग भी। सही है। अच्छा चलें, ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। अगली कॉल हमारे पास है इस्लामाबाद से नसीम उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? जी शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनाब मेरी बदनसीबी है कि मैं अपने इस मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को नहीं चलने देता। मेरी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो कोई भी नहीं चलने देती। आप बताएं मुझे कि सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली या सेनेटर का क्या काम है कि वो जो है ना गलियां बनवाए, सड़कें बनवाए और उसके लिए प्रोजेक्ट बनाए और उसके लिए चीज़ें बनाए, स्कूल बनाए। ये सारे काम लोकल गवर्नमेंट के। अगर मेरा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक हो जाता है इस मुल्क के अंदर तो मेरी महंगाई भी कम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं, लोगों को कॉलेज और स्कूल बनाने में भी आसानी हो सकती है। फिर जो हमारा सिस्टम है हाउसिंग का या दूसरा प्लानिंग का, वो सारा का सारा ठीक हो सकता है। हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते बिल्कुल भी। हमने देखा है कि जब से मुल्क के अंदर जो भी जमातें आई हैं सबसे पहले आके उन्होंने इस बात की तरफ जो है ना तवज्जो दी कि इसको खत्म करो। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा ही। और क्या करते देखिए ना आप सिस्टम देखें ना, किसी जमात में भी इलेक्शन सिस्टम नहीं है। किसी भी जमात के अंदर आप जितनी बड़ी बड़ी जमातें बनी हुई हैं आप इनको देख लें, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, कोई सिवाय एक जमात इस्लामी के, उनके बाकायदगी के साथ सारी सिस्टम के साथ चीजें सिलेक्शन होता है। लेकिन बाकी जमातों के अंदर क्या होता है, जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा इस मुल्क के अंदर लीडरशिप ऊपर आ ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी कर ले। दुरुस्त बात है। फिर हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे हमेशा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जाहिर है कि तमाम बातें जो हैं राइट नोट्स हैं। हाँ, ये भी देखिए मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है, लोगों में शऊर जो है ना बढ़ता जा रहा है इस हवाले से, और हो सकता है कभी हम इस मरहले पे पहुँचें कि ये शऊर इतना आ जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज भी मजबूर हों अपने तौर तरीके ठीक करने। खौफ होता है ना कि हम जब कर रहे हैं और हम छाए हुए हैं, कोई दूसरा ना आ जाए, ये खौफ। यही हमारे पास अगली कॉल कराची से है, चौहान साहब। लबीब चौहान। जी जी सर, लबीब चौहान बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्रिया शुक्रिया। आप बताएं जुम्मा कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। भाई पहले तो ये बताएं लबीब का मतलब क्या होता है? सर लबीब का मतलब होता है इंटेलिजेंट, द वन हु कैन। ओहो, ज़हीन। ठीक है, अब आप बात कीजिए। जी सर, सबसे पहले तो आपके टॉपिक पे बात करते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि खान साहब ने ये जो रट लगाई हुई है पिछले कई अरसे से कि जी अर्ली इलेक्शन, सर किस बात के अर्ली इलेक्शन चाहते हैं? एक डेमोक्रेटिक निज़ाम के थ्रू उन्हें पार्लियामेंट से निकाल के बाहर फेंका गया है, और उसी पार्लियामेंट से बाहर निकाल के फेंका गया है कि जिसने उन्हें लीडर ऑफ द हाउस बनाया था। इट्स एज सिंपल एज दैट। जब वो तमाम सियासी जमातों को अपने साथ जोड़ कर अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो उसी हाउस के अंदर वही 365 जब मेंबर्स जो हैं वो उनको निकालने के लिए मेजॉरिटी अपनी पूरी करते हैं, तो फिर वो सब करप्ट कैसे हो गए? किस बात के नए इलेक्शन? देखिए, मैं भी एक इस मुल्क का नौजवान हूँ जिसने यहीं तालीम हासिल की है और यहीं नौकरी कर रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पर है, टैक्स पे करते हैं हम, एट सोर्स हमारा टैक्स कटता है, तो हम एक फर्दे वाहिद के हवाले मुल्क नहीं कर सकते। स्टेट से बड़ा कोई नहीं है सर। स्टेट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, विच शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। जो जिस कौम ने आज तक तरक्की की है उसने तभी तरक्की की है जब उसने अपनी स्टेट को फॉलो किया, अपनी स्टेट के कानून को फॉलो किया, और विद इन द सिस्टम रहते हुए ही आप उसके अंदर जो है ना वो फ्लॉज को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़े। एक तो ये चीज सर। दूसरी चीज ये कि अब एक मुल्क का हमारा एक जो एक निज़ाम है, हमारा फौजी की आदत हमारी चेंज हुई है। हमें उस फौजी की आदत को चेंज होने के लिए हमने पहले इतने अरसे से इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं इस एरिया के अंदर, हमें उसको खुशाइन कहना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल इसको ये पॉलिटिकल नहीं करना चाहिए। जब एक नंबर 1 ऑन द लिस्ट जो था उसको सेलेक्ट कर लिया गया और जो कि बहुत खुशाइन है, और मेरी दुआ है कि वो इस मुल्क को कौम के लिए बहुत अच्छे साबित हों। और एक लास्ट बात सर, एक जुमले में मैं खत्म करूंगा। जी 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 एक चंद अशार में बस सर,
खान साहब के लिए हैं, अगर उन तक मेरी आवाज़ जारी है, ये उन्हीं के लिए चंद अशार हैं कि उकसाकर फिर लड़वाते हैं ये डाल के छींटे पानी पे, शहरे वफा में क्या हम ही हैं एक बकरे कुर्बानी के। वाह, चले बेहतरीन, जबरदस्त हो गया ये तो। ठीक है चौहान साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। एक ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, फिर मजीद कॉल्स लेते हैं। वेलकम बैक। अली अहमद साहब हैं पंजगूर से। जी भाई जा रही है। हेलो सर। वालेकुम सलाम। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी फरमाइए। सर मैं बलूचिस्तान डिवीजन मकरान और डिस्ट्रिक्ट पंजूर से बात कर रहा हूँ। जी जी सर जी, मैं वैसे ही मेरा तो यही तजवीज़ है, अगर बलूचिस्तान का नाम मसाइलिस्तान रख लें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। नाम रखने की ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा सर, मैं वैसे ही डिस्ट्रिक्ट पंजूर से मेरा ताल्लुक है। मैं एक मसले में आप लोगों को गोशगुजार कराना चाहता हूँ। हमारे पास जो बॉर्डर बताएं बोले जी, जो बॉर्डर फेंसिंग का जो सिस्टम था, जो बॉर्डरी इलाकों में जो फेंसिंग लगा रहे थे उस वक्त। जी बोलते जाएं, सुन रहे हैं हम। जी ये जो फेंसिंग का सिस्टम था उस टाइम हमें बताया गया है कि हम ये फेंसिंग करेंगे और जो इलाके के लोग हैं उन लोगों को रोजगार के लिए गेट मुयसर करेंगे और ताकि वो लोग अपना रोजगार कर सकें, क्योंकि हम लोग बॉर्डर में रहने वाले लोगों का जरिए माश यही बॉर्डर से है। ठीक है। और हम तेल के कारोबार करते हैं छोटे गाड़ियों के जरिए। ठीक है। तो सर जब ये फेंसिंग का काम मुकम्मल हो गया, इसके बाद हमारे इलाके के गाड़ियों को ये लोगों ने एक कार्ड इशू किया जो ईटे के नाम पर यानी है, और ये ईटे कुछ वक्त तकरीबन 1 साल तक चला। 1 साल के बाद तो सियासी लोगों ने इसमें अपना मुदाखलत हाथ डाल दिया और इसकी वजह से ये सिस्टम पहले 7 से 8 हज़ार लोगों तक था, अब ये सियासी मुदाखलत की वजह से ये 30 से 40 हज़ार तक गया। अब इस वक्त वो सिर्फ बॉर्डर पे 300 गाड़ियों को पर डे जाना छोड़ते हैं, यानी वो लोड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यानी जो गरीब लोग हैं वो लोगों का नंबर 4 से 5 महीने तक भी नहीं आता है। तो जिस बॉर्डर में हम काम कर रहे थे, तो अगर कोई गाड़ी आता जाता था उनके घर के लिए यानी ये 20,000 रुपया बचता था, वो अपने बच्चों के तालीम के लिए या घर के अखराजात के लिए खर्चे करते थे। लेकिन वो सिस्टम को भी ये सरकार और इंतजामिया ने अपने हाथ में कर लिया है और बिल्कुल इलाके के गरीब जो लोग हैं वो लोग बिल्कुल नान शबीना के मोहताज बन चुके हैं। जी। और सर हमने इस मसले के मुनासिबत से हम लोगों ने तकरीबन 1 महीने से धरना दिए हुए हैं परोम तहसील परोम में। अच्छा ये बताइए आप अली अहमद साहब, ये जो हक दो बलूचिस्तान तहरीक है मौलाना साहब की, ज़ाहिर है कि इसके पेश नज़र भी इस तरह के बुनियादी मुतालबात हैं उस इलाके के, तो आप लोगों का उनसे रब्ता हुआ या उन्होंने इस बात को उठाने की कोशिश की या क्या है सिलसिला? वो तो बहुत अच्छे। जी सर, मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब तकरीबन 28 दिन पहले आया था हमारे इलाके में, हमने जिरगा तलब किया था और उनको बुलाया था। और परसों में खुद ग्वादर से हूँ और आज मैं पंजूर पहुंचा हूँ। परसों मैंने ग्वादर में खुद वहाँ खिताब किया और अपने मसाइल भी सामने रखे हैं। जी जी। तो इसका वाहिद इलाज मेरा ख्याल है पब्लिक प्रेशर ही है, और क्या हो सकता है? जी हाँ सर, मौलाना ने हमें कमिश्नर मकरान के पास भेजा। हम कमिश्नर मकरान से मिले हैं, डीसी पंजूर से मिले हैं, एसी पंजूर से मिले हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि हम बेबस हैं। नहीं, बेबस नहीं है। देखिए आप आवाज़ उठा रहे हैं ना, आप अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो इंतजामिया है, जो काम पहले तो आपकी कोई आवाज़ नहीं थी ना, लेकिन अब जो ये तहरीक है या इस तरह के लोग हैं, हाँ, और आप भी अगर मिले तो जाहिर है कि आवाज़। देखें बलूचिस्तान के ये इस किस्म के जो मसाइल हैं वो नज़रों से ओझल रहते हैं, वो आवाज़ उठाने से ही हल होंगे। आवाज़ उठाने से उम्मीद की जा सकती है कि इसका कुछ हल होगा। ठीक है ना? भी अगर आप बलूचिस्तान हुकूमत से, क्योंकि वजीर आला बलूचिस्तान जो है कुद्दूस बीजंजो, हेलो जी जी ठीक है, उन तक पहुंच गई आपकी बात। ठीक है ना, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फुरकान गोपलानी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? शुक्रिया। अच्छा सर, मैं अभी जो ये एक केस चल रहा है अपना डिफेंस के अंदर जो वाकया हुआ है रिसेंटली,
जो वो एक बंदे को जो है वो पुलिस वाले के साथ हुआ है कि अपना खुर्रम मेरे ख्याल से शायद कोई नाम है, और फायरिंग हुई है और उसमें वो जो है पुलिस वाला भी हलाक हो गया। तो उसमें तो ये कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे पुलिस वाले को। लेकिन सर मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको रिमाइंड ये कराना था कि हमेशा जो है कल्प्रिट गलत नहीं होता। मैं कहीं भी खुर्रम की फेवर में बात नहीं कर रहा, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 2020 में जब आपका जो है लॉकडाउन हुआ था, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी कोरंगी की फैक्ट्री से वापस आ रहा था, तो रात 10:30-11 बजे मुझे गिजरी थाने की जो है फैल्कन जो गाड़ी घूमती है उसकी, वो कोई 3-4 बंदों ने मुझे रास्ते में रोका और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप कैसे घूम रहे हो। 1 घंटा सर मुझे अगवा किए, 1 घंटा मुझे घुमाते रहे डिफेंस में, इत्तेहाद में। आखिरकार मुझे इत्तेहाद पार जो है वो एक अपना बैंक के बाहर ले गए कि अपना एटीएम कैश कराओ, क्योंकि मेरा पर्स उन्होंने सर्च किया था तो उनको पता है कि मेरे पास एटीएम है। मेरे से जबरदस्ती मुझसे एटीएम से पैसे निकलवाए, क्योंकि मेरे ताल्लुकात थे। तो दूसरे दिन जो मैंने डीएसपी साहब को बताया तो वो फिर बाद में क्वार्टर गार्ड भी हो गए, मतलब उनको सजाएं भी हुई, सब हुआ। ये तो चले सर मेरा ताल्लुक था जी, तो लेकिन जिसकी जाहिर है डीएसपी से गलत नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसकी डीएसपी से जान पहचान नहीं है वो क्या बुनियादी मसला ये है। और ये ज़ाहिर है एक वारदात नहीं है, एक पैटर्न के साथ है, तवातुर के साथ है। एनीवे एक वक्फा ले लीजिए। जो इस वक्त 50 साल की जिनकी कम से कम उम्र है वो पहचान गए होंगे 50-50 40 साल पहले इंतहाई मकबूल तरीन प्रोग्राम होता था पीटीवी का, वो जो कहते हैं ना लिटरली के सड़कें सुनसान हो जाती थीं और लोग शादियां आगे पीछे कर देते थे। ऐसे कुछ प्लेस भी थे, लेकिन ये वाहिद कॉमेडी शो था जिसके लिए जिसकी पजीराई इतनी ज़्यादा थी। ये आपने माजिद जहांगीर और इस्माइल तारा जो एक उस ज़माने की एक लेजेंडरी जोड़ी कहलाती थी और हम लोग आइडलाइज करते थे। तो इस्माइल तारा का कल 73 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। आप कितने बड़े थे उस वक्त? तो देखिए ना, ये जनरल ज़िया का ज़माना है। पीक और हाँ पीक पर है। और उस ज़माने में आपको ये कॉमेडी देखने को मिले जो कि हमारे कल्चर में रूटेड है, और इसमें कराची का बड़ा टच था अपना। सारे आपके जो एक्टर्स हैं, पूरी जो टीम है, आप उनसे रिलेट करते थे। ज़ेबा शहनाज थी और ज़ेबा शहनाज थी, एक निज़ामी होते थे। वो थे, मतलब क्या वो टीम थी और कितनी उन्होंने मुस्कुराहटें। अच्छा, स्क्रिप्ट जो है सख्त सेंसर के ज़माने में वो टिका जाते थे फिक्रा जहाँ टिकाना वो अपनी बात कर जाते थे। मतलब सेंसरशिप में कॉमेडी करना। मतलब मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ और भी काफ़ी कॉमेडी हुई है, बाद में भी हुई। खलील शहजाद ने अपने जो ड्रामे हैं उन्होंने भी की, लेकिन ये तो लेजेंडरी था और ओरिजिनल था। और आई थिंक देखिए अभी भी आपने जब ये चलाने का फैसला किया प्रोग्राम में, तो आज भी जब हम ये देख रहे हैं क्लिप तो हंसी निकलती है बेसाख्ता कि क्या एक्टिंग है, क्या लाइनें हैं। तो खुदा उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने अपना एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया। और हम पहले भी जो बात कर रहे थे कि हम अपने फ़नकारों को वो अहमियत, वो इज़्ज़त नहीं देते जब उनका उरूज गुज़र जाता है, जो हम भारत में देखते हैं, दूसरी जगहों पे देखते हैं, और ये अफसोसनाक है। लेकिन वही मसला है ना कि हमें जो है फ़न तो चाहिए लेकिन फ़नकार नहीं चाहिए, बुनियादी तौर पे हमारी एक जहन में है। इसलिए कि अप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे जी दिल मेरा तीर आर पार हो गया और क्या आपका फ़न है। लेकिन जब उसकी देख रेख का मसला आएगा, जब उस ऑफ स्क्रीन होगा, तो इंसान के तौर पे भी भूल जाते हैं। ना रियासत को याद रहता है, ना इंडिविजुअल्स को याद रहता है। वही लोग जो चक्कर पे चक्कर लगा रहे होते हैं, उनके उरूज के ज़माने में सबसे पहले वो भागते हैं। और ये किसी एक की बात नहीं, मैं लहरी साहब से लेके और इस्माइल तारा तक एक लंबी कहानी है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। बिल्कुल। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मंडे को फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।